हेलो स्टूडेंट्स आज मैं अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के छात्रों के लिए क्षितिज भाग 2 के नेताजी का चश्मा पाठ के व्याख्या को लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, इस पाठ में जाने से पहले मुझे लगता है कि इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी के संबंध में थोड़ा जान लिया जाए। स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य के समकालीन कहानीकारों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म सन 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और वे शुरू से उनका बचपन राजस्थान में बीता और वे पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने जो नौकरियां भी की औद्योगिक प्रतिष्ठानों में की और अपने नौकरियों के कारण उन्हें राजस्थान में उनका जो समय है बचपन के साथ साथ उनके नौकरी का समय भी एक बड़ा हिस्सा भी राजस्थान में बीतता है। वे नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी लेते हैं, हो सकता है कि साहित्य की सेवा करने के लिए, और उसके बाद से वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अर्थात वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद से वे हिंदी साहित्य की सेवा में जुड़े रहे और आजकल वे वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से भी जुड़े हुए हैं। तो ये स्वयं प्रकाश जी के संबंध में थोड़ी कुछ बातें हैं। अब हम आते हैं इनके रचनाओं के बारे में। स्वयं प्रकाश जी अब तक में 13 कहानी संग्रह को प्रकाशित कर चुके हैं, जिनमें उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग पाठ की ओर आते हैं। पाठ में क्या हम देखते थे हम, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। तो कहने का तात्पर्य है, हालदार साहब हर 15वें दिन को एक कस्बे से होकर गुजरते थे, और जो कस्बे का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है। कस्बा कैसा था, कस्बा में क्या क्या था, तो इतना तो जरूर है कि वो गांव जैसा उतना पिछड़ा हुआ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पक्के मकान हैं, यहाँ पर कारखाना भी है, सिनेमा घर भी है, स्कूल भी है, लड़कों के लड़कियों के अलग अलग स्कूल भी है, लेकिन शहर जैसा उतना विकसित भी नहीं था, उतना प्रगतिशील भी, उतना विकास किया हुआ, उतना समृद्धशाली भी नहीं था। ठीक है, तो हालदार साहब जिस कस्बे से होकर जाते थे वहाँ लड़कों का एक स्कूल है, लड़कियों का एक स्कूल है, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना है। हो सकता है कि इसी इलाके के अधिकांश लोग इसी कारखाने में कार्यरत थे। 2 ओपन एयर सिनेमा घर मतलब खुला हुआ सिनेमा घर, और नगरपालिका जो कि म्यूनिसिपैलिटी, और जब म्यूनिसिपैलिटी है तो कुछ ना कुछ काम वो करती रहती है। म्यूनिसिपैलिटी को ये चिंता होता रहता है कि क्योंकि चुनाव के समय फिर वो क्या हो जाएगी अगर कुछ कार्य नहीं करेगी यहाँ के लिए, कस्बे के लोगों के लिए, तो अगले चुनाव में फिर वो जीत नहीं पाएगी। तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और वो उसमें क्या क्या काम, जैसे कभी सड़कें पक्की करवा देते हैं, तो वो कभी पेशाब घर बनवा देते हैं, तो कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देते हैं, तो कभी कस्बे में कभी सम्मेलन करवाकर लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि तो ये म्यूनिसिपैलिटी कुछ ना कुछ काम तो करती ही रहती थी, क्योंकि उसे अपने शासन अवधि में कुछ ना कुछ काम करके दिखाना होता था, तभी वो अगली चुनाव में अपने को फिर से वो क्या कर पाएंगे, प्रतिष्ठित कर पाएंगे। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कभी किसी समय जो म्यूनिसिपैलिटी के किसी उत्साही बोर्ड के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार उस शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी।
ये प्रतिमा संगमरमर की अवश्य थी। संगमरमर बहुत सुंदर लगता है, संगमरमर महंगा भी है, तो ये अवश्य संगमरमर की प्रतिमा थी। और ये कहानी उसी प्रतिमा को लेकर है। इस कहानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को बताना या उनके द्वारा किए गए आंदोलनों को बताया नहीं गया है किंतु यहाँ अवश्य ही हर समय नेताजी का व्यक्तित्व उभर कर आया है। नेताजी के व्यक्तित्व को यहाँ पे कम पड़ने नहीं दिया गया है। नेताजी के ऊंचे व्यक्तित्व को, नेताजी के भारी व्यक्तित्व को समझाना बताना कहानी का उद्देश्य है। और यहाँ पर यह है कि ये कहानी उसी प्रतिमा से संबंधित है और उसी प्रतिमा के ही क्या बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। मतलब प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी है। हम आगे देखते हैं क्या है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय वहापो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। इस कहानी में व्यंग के माध्यम से लेखक ने बातों को बड़ा ही सुंदर प्रदर्शित किया है। यहाँ पर व्यंग है, व्यंग के कारण जो उद्देश्य है वो सुंदर तरह से मुखरित हुआ है। व्यंग किसी भी बात को, व्यंग से क्या होती है कि वो किसी भी बात को रोचक ढंग से पाठकों तक पहुंचा देती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में कहानी है। अभी तो पूरी बात नहीं मालूम। लेखक कह रहे हैं कि ये मूर्ति कब बना और ये क्यों बनाया गया, क्या बात है। कि इतना तो इस मूर्ति को देखने से पता चल जाता है कि जो ये मूर्ति जो बनी हुई है, इस मूर्ति को देखकर इतना पता चल जाता है कि अवश्य ही म्यूनिसिपैलिटी को या तो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी म्यूनिसिपैलिटी को नहीं थी, और अगर थी भी तो उस मूर्तिकार के द्वारा जो भी बजट उस मूर्ति को बनाने का जो भी खर्च दिया गया होगा, जो भी अनुमानिक खर्च दिया गया था, और इनके पास, बोर्ड के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास जो पैसा उपलब्ध था, दोनों में अवश्य बहुत अंतर था। जब हम किसी काम को करने जाते हैं, जब किसी मकान बनाने का काम या कुछ काम करने जाते हैं, तो हमारा जो बड़ा मिस्त्री होता है वो सबसे पहले हमें अनुमान में हमें वो कितना पैसा खर्चा होने वाला हो सकता है, हमें अनुमान में वो पहले बजट बताता है। ठीक है, वो पहले बजट मतलब वो पहले हमें कितना धनराशि कितनी धनराशि की आवश्यकता हो सकती है, पहले हम वो पूछते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास मेरा बजट कितना है, मेरे पास उपलब्ध धनराशि क्या है। अगर उपलब्ध धनराशि मिस्त्री द्वारा बताए जाने वाले धनराशि से ज्यादा है तो फिर क्या है कि हम उस काम में लग जाते हैं। अगर हमारा उपलब्ध धनराशि उस मिस्त्री के द्वारा बताया गया जो अनुमानिक जो धनराशि है उससे अगर हमारा बजट कम है, हमारे पास उपलब्ध धनराशि का कम है, तो अवश्य उस काम में हाथ नहीं देते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो उपलब्ध बजट जो इनके पास रुपए थे और मूर्तिकार ने जो लागत अनुमान दिया होगा, इस दोनों में बहुत अधिक फर्क रहा होगा। और यही कारण है कि काफी समय तक यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो अपने ऊपर के स्तर के लोगों को ऊपर के प्रशासनिक स्तरों को चिट्ठी लिखकर बहुत समय तक चिट्ठी पत्री में गया होगा कि आपकी ओर से अगर और राहत भेजी जाए या अगर पैसे भेजी जाए तो फिर हम कस्बे के चौराहे पर मूर्ति के काम को पूरा कर सकते हैं, हमारे पास पैसे की कमी हो रही है। तो इस बात पर बार बार चिट्ठी वगैरह करना पड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत समय बर्बाद हुआ होगा। चिट्ठी जाएगा, जाने के बाद उसका उत्तर आएगा, आने के बाद फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे कई बार चिट्ठी पत्री अवश्य हुआ होगा। ठीक है, और इससे भी बहुत समय बीत गया होगा। किंतु एक बार उत्साही बोर्ड ने किसी
समय किसी भाषण में किसी समय मूर्ति बनाने का ऐलान भी कर दिया है, अतः मूर्ति तो बनानी ही होगी, क्योंकि अब शासन काल जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, अब चुनाव आने वाला है, और चुनाव आने पर अगर अपने दी हुई बात को, जो बात लोगों के सामने, जो बात प्रजा के सामने या जनता के सामने प्रतिज्ञा की गई है या फिर वायदा किया गया है कि ये काम हम करेंगे, और वो काम अगर ना हो तो इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ जाएगा। तो यही कारण है कि शासन अवधि समाप्त होने की घड़ी में अब जब एकदम बिल्कुल जब हाथ में समय नहीं था, उस समय मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि किसी स्थानीय कलाकार को, मूर्तिकार को ये मूर्ति बनाने का अवसर दिया गया होगा। लेखक कहते हैं कि मान लीजिए कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, क्योंकि उस मूर्ति के नीचे मास्टर मोतीलाल का, मैंने वहाँ पे मोतीलाल नाम लिखा हुआ था। तो उस मोतीलाल के नाम से तो ऐसा है कि मान लीजिए वही मोतीलाल हो जो कस्बे में ड्राइंग मास्टर है। ड्राइंग मास्टर होने के कारण उसको मूर्ति बनाने का ज्ञान भी है, जानकारी भी है, तो वही काम सौंप दिया गया होगा। लेकिन अवश्य अच्छे मूर्तिकारों में से नहीं थे, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, और उससे ये भी वायदा करवा लिया गया था कि इस मूर्ति को बनाने में वो बहुत अधिक समय नहीं लगा सकता। इस मूर्ति को बनाने में उसे महीने भर में काम करना है, और महीने भर में काम करके उसे मूर्ति पूरा करना है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो लेखक कह रहे हैं जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई के बारे में कह रहे हैं। ये जो मूर्ति थी, इस मूर्ति को टोपी, सिर पर जो टोपी है, उस टोपी से लेकर बहुत अधिक नहीं, छाती के दूसरे बटन तक, कोट के दूसरे बटन तक, ठीक है, तो कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट होगा, जिसे कहते हैं बस्ट। ठीक है, जिसे बस्ट कहा जाता है। छाती के दूसरे बटन तक, बीचों बीच छाती तक के हिस्से को बस्ट कहा जाता है। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। जो मूर्ति है वो मूर्ति आधी थी मतलब कहने का अर्थ है कि आधी ऊंचाई तक थी। नेताजी के वर्दी के दूसरे बटन तक, मतलब कोट के दूसरे बटन तक ये मूर्ति थी। कोट के दूसरे बटन तक मतलब बस्ट का जो क्षेत्र है वहां तक। लेकिन मूर्ति देखने में बहुत सुंदर थी, नेताजी भी सुंदर लग रहे थे। जो नेताजी की मूर्ति बने हुए थे उसमें नेताजी सुंदर दिख रहे थे, कुछ मासूम और कम सिन। और उस मूर्ति में फौजी वर्दी में उनको दिखाया गया है। नेताजी अवश्य ही फौजी वर्दी में ही जचते हैं। ठीक है, नेताजी आजाद हिंद फौज के थे, आजाद हिंद फौज को नेतृत्व दिए थे, तो वो फौजी वर्दी में होते थे। वो सभी को मतलब वो उस आजाद हिंद फौज में वो खुद प्रशिक्षक के रूप में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मतलब मूर्ति जो बनी थी, मूर्ति की बनावट, मूर्ति का स्वरूप, मूर्ति को जो जिस तरह से मास्टर मोतीलाल ने बनाया था बहुत बुरी नहीं थी। मूर्ति में वो भावना थी, नेताजी की गरिमा मूर्ति में झलकती थी। नेताजी का अभिमान, नेताजी का स्वाभिमान उस मूर्ति में झलकता था। और जैसे मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, उनके जो नारे वो एकदम जैसे उनके जो नारे हैं जैसे हृदय में बन आता, हृदय में उभर आता कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब मन जोश से भर जाता। नेताजी के एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हवलदार साहब जो कि उस कस्बे से हर 15वें दिन पर जाते थे, ठीक है, हर 15वें दिन में एक बार वो जाते थे उस कस्बे से होकर। कस्बे से जब वो पहली बार जा रहे थे, कस्बे से होकर जब वो पहली बार गए थे, उसी समय वो चौराहे पर रुके थे। चौराहे पर एक पान का दुकान था, उस पान की दुकान से पान खाने के लिए रुके थे। और चौराहे के सामने ही, मुख्य बाजार के सामने ही जो
सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उस मूर्ति पर उनका ध्यान गया। पहली बार उन्होंने यह ध्यान दिया कि मूर्ति जो है वो पत्थर की है, किंतु मूर्ति पर लगा हुआ जो चश्मा है वो असली चश्मा है। असली चश्मे का अर्थ है कि जो हम आदमी पहनते हैं वही चश्मा उस मूर्ति को लगा हुआ है। क्योंकि मूर्ति तो संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का ही होना चाहिए था, लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था, या नकली चश्मा नहीं था, या पत्थर का भी नहीं था, संगमरमर का नहीं था, या दूसरे किसी पत्थर का भी नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल ही आदमियों के पहनने वाले फ्रेम जो है, वही चश्मे का जो फ्रेम होता है, मोटा काला फ्रेम, वही उस मूर्ति को लगा हुआ था। तो इसे देखते ही उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, मतलब शरारत भरी मुस्कान जो है उनके चेहरे पर फैल गई, और उनकी मुस्कान में एक जिज्ञासा भी थी कि ये कौन करता है, ये किसने ऐसा किया, या फिर अगर ये यहाँ के लोग ही किए हैं तो यहाँ के लोगों की सोच तो बहुत अच्छी है। तो मतलब इस तरह से कौतुक, जिज्ञासा और शरारत उनके चेहरे पर फैल गई। अब जो है, लेकिन हाँ, उन्हें ये विचार बड़ा अच्छा लगा, वो इस विचार से बड़े खुश थे, वो बड़े ही खुश हुए उसे देखकर। ठीक है, मूर्ति पर लगे हुए उस असली चश्मे को देखकर उन्हें अच्छा लगा, वो बहुत खुश भी हुए। यह आइडिया भी ठीक है, और इसमें वो कह उठते हैं कि यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति हो पत्थर की, अगर पत्थर की मूर्ति को अगर पत्थर का चश्मा ना मिले तो फिर रियल चश्मा अगर दे दिया जाता है तो ये ठीक है। तो उनको ये विचार बड़ा अच्छा लगता है। जब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, आशय के लिए अच्छा है। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। ऐसा होता है कि जो बात हमारे मन में घर कर जाती है और जिस बात से हम प्रभावित होते हैं, उस बात को हम घटना घट जाने के बाद भी हम सोचते रहते हैं। तो बिल्कुल हालदार साहब के साथ भी वही बात हुई। हालदार साहब खुद भी एक देशभक्त थे, उन्हें भी नेताजी के जीवन से, नेताजी के कामों से उन्हें भी काफ़ी दिलचस्पी थी, वे भी काफ़ी सम्मान करते थे, नेताजी के व्यक्तित्व को सम्मान करते थे। तो हालदार साहब का जीप जब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गया, हालदार साहब जब कस्बा छोड़कर आगे निकल गए, तब भी वो उस घटना को नहीं भूले कि अभी वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर आए, जिस पर क्या लगा हुआ था, रियल चश्मा लगा हुआ था, असली का चश्मा लगा हुआ था। और अंततः वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो भी लोग हैं इस कस्बे में रहने वाले, इस कस्बे के जो लोग इस काम को किए हैं, ये अवश्य इस कस्बे के लोगों का काम है, लेकिन जो भी हो, यहाँ के नागरिक बड़े ही देशभक्त हैं, और यहाँ के नागरिकों का यह जो प्रयास है यह सराहनीय है, अर्थात प्रशंसनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। ये बहुत ही, इस पंक्ति को रेखांकित कर लेना चाहिए, इस पर आशय आने की संभावना है। हालदार साहब की ये सोच है, हालदार साहब सोच रहे हैं, हालदार साहब कह रहे हैं महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, कितना बड़ा मूर्ति है, मूर्ति के रंग कैसा है, या मूर्ति का पत्थर कैसा है, या मूर्ति की आकार क्या है, मूर्ति में कितना पैसा खर्च हुआ है, ये इस बात का महत्व नहीं है। ठीक है, ये बात इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है उस भावना का कि देशभक्ति तो आजकल उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हालदार साहब का कहना है कि हालदार साहब कहना चाह रहे हैं कि ये जो मूर्ति थी, ये मूर्ति कस्बे के बहुत गरीब लोगों के द्वारा बनवाया गया था, वो इतना समझ चुके थे। कस्बे में है, कस्बे के मुख्य चौराहे पर ये मूर्ति है, तो ये मूर्ति जो है कस्बे के लोगों के सराहनीय प्रयास से ही बना है, या फिर कस्बे के लोगों के सराहनीय प्रयास अगर नहीं भी बना है तो इसे देखभाल करने का काम इस कस्बे के लोगों के द्वारा होता है। ये मूर्ति किसी ने भी बनवाई हो, किंतु देखभाल का काम इस कस्बे के लोगों के द्वारा होता है। और कस्बे के लोग जो हैं ये काफ़ी गरीब हैं, इनकी सामर्थ्य सीमित है। ठीक है, तो ऐसे में भी ये सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी देशभक्ति को इजहार कर रहे हैं, अपनी देशभक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। ये भावना बहुत बड़ी चीज़ है। मूर्ति बड़ी है कि छोटी है, मूर्ति अच्छी है कि नहीं है, ये, या मूर्ति का कद कैसा है, कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, मूर्ति में कोई त्रुटियां है कि नहीं है,
इससे कुछ नहीं होता है। बात उस महत्व जो है ये वहाँ के लोगों की भावना में है। तो लेखक हालदा साहब जो हैं कस्बे के लोगों की भावना से काफ़ी प्रभावित थे कि उन लोगों की भावना में देशभक्ति है, वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी देशभक्त हैं, और तभी तो वे सुभाष चंद्र बोस के बिना चश्मे वाले मूर्ति को वे चश्मा पहना कर रखते हैं। तो काफ़ी वो गदगद थे, हल्दर साहब इस घटना को देखकर काफ़ी गदगद थे, काफ़ी खुश थे, और वो मनी मन इन कस्बे के लोगों का वो प्रशंसक थे, और मनी मन वे कस्बे के लोगों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। दूसरी बार जब हालदा साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि ये चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदा साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। हम देखते हैं कि हालदा साहब जो थे वो हर 15 दिन में वो वहाँ से जाते थे, ये हम पहले ही जान चुके हैं। तो हालदा साहब जो हैं वो काफ़ी मजाकिया भी थे। हालदा साहब पहली बार भी मजाक करते हुए कहते हैं कि भाई ये आइडिया तो बड़ा ठीक है कि मूर्ति जो है वो पत्थर की है लेकिन चश्मा नहीं है। तो उस समय वो कौतुक भरी मुस्कान तो उनके चेहरे पर थी, उनके मन में जिज्ञासा तो थी, लेकिन वो उस समय उतना प्रश्न नहीं किए थे कि भाई इसे किसने पहनाया या क्या। लेकिन दूसरी बार जब वो इसी कस्बे से, क्योंकि हर 15 दिन पर उन्हें इस कस्बे से जाना पड़ा, वो पहली बार था जब उन्होंने देखा कि मूर्ति जो है पत्थर की है लेकिन चश्मा असली है। अब दूसरी बार जब वो इस कस्बे से वो जाते हैं, उस समय वो देखते हैं कि पहली बार उन्होंने जिस चश्मे को देखा था, जो चौकोर सा मोटे फ्रेम वाला काला फ्रेम, मोटा काला फ्रेम का जो चौकोर जो फ्रेम था, ठीक है, जो चश्मा नेताजी की आंखों पर था, इस बार वो चश्मा नहीं है। इस बार उस मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर समझ में आया। ध्यान से देखे तो उन्हें लगा कि अरे पिछली बार तो मैं जो देखा था वो चश्मा नहीं है, चश्मा तो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तो तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदा साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब उनका जिज्ञासा और बढ़ा। इस बार पिछली बार भी उनमें काफी जिज्ञासा थी, वे काफी जिज्ञासु थे। इस बार उनकी जिज्ञासा और बढ़ी और वो व्यंग करते हुए, मजाक करते हुए कहते हैं, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, वो जो है वो दूसरी बार देखे चश्मा जो है वो अलग है, तार का गोल चश्मा है, तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा है। उनकी उत्साह बढ़ी, उनका जिज्ञासा भी बढ़ा, ठीक है। और वो मनी मन नहीं, वो मजाक करते हुए कहते हैं कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, क्या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। वो अब तक 3 बार आए थे, ठीक है। तीसरी बार भी तो जब वो आए फिर वो देखे कि अब फिर नया चश्मा है, फिर चश्मा बदल गया है। और ये हालदार साहब की हर बार की आदत थी कि जब भी वो कस्बे के चौराहे से गुजरे, वो चौराहे पर रुकते थे, रुककर पान वाले के पास जाते थे, पान वाले के पास से पान लेते थे, पान खाते थे और वो आगे निकल जाते थे। लेकिन इस बार तीसरी बार जब उन्होंने देखा कि इस बार भी चश्मा अलग है, तब उनका कौतूहल अर्थात उनकी जो जिज्ञासा थी, अब उनकी जिज्ञासा दुर्दमनीय हो उठा, अर्थात असहनीय हो उठा। अब उनसे, अब तक वो अपने कौतूहल को, अपनी जिज्ञासा को दबा कर रखे थे, पूछे नहीं थे, ठीक है। इस बार अब जो है उनका कौतूहल जो है असहनीय हो गया था, अब वो और नहीं सहन कर सके। अब उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब तक मैं 3 बार आया, तीनों बार जो है मुझे चश्मा अलग अलग दिखे, तो क्या बात है कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा बदल जाता है। कौतूहल के मारे, जिज्ञासा के मारे वे इस बार पूछ ही डाले पान वाले से। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यहाँ पर पान वाले का स्वरूप, उनका स्वरूप दिया गया है। वे खुश मिजाज व्यक्ति थे, वो मोटे से व्यक्ति थे, वो काला था और उनके मुंह में, पान वाले के मुंह में भी हमेशा पान ठुसा हुआ ही रहता था, वो पान खाते रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा।
क्योंकि उसके मुंह में पान ठुसा हुआ है, तो हवलदार साहब का वह प्रश्न उसे बड़ा ही मजाकिया लगा, वह प्रश्न उसे बड़ा ही आनंददायक लगा। तो वो अब क्या क्या मुंह खोल कर तो नहीं हंस सका, तो वो आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ उठी। उसकी तोंद थिरकी और खुशी के मारे, वो मोटा आदमी था तो उसका तोंद अर्थात उसकी जो पेट है वो थिरकने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अपनी पान, जो उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था, उसने अपनी पान को थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। और पान खाने के कारण उसके दांत तो सफ़ेद नहीं थे, कहीं लाल थे, कहीं काली थी, उसके दांत कहीं लाल थे, कहीं काली थी। तो अपने लाल काली दांत को निकाल कर, ठीक है, वो कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यहाँ पर गिराक मतलब वो ग्राहक के बारे में कह रहा है। वो अब समझाकर कह रहा है, वो हवलदार साहब को अब समझाकर कह रहा है कि मान लो कोई ग्राहक आ गया पान वाले के, कैप्टन चश्मे वाले के पास, और उस ग्राहक को चौड़े काले मोटे फ्रेम वाले चश्मा चाहिए, चौड़े चौखट चाहिए, मतलब मोटा काला चौड़ा उनको फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन फिर किधर से लाएगा? और वो क्योंकि वो फ्रेम तो मूर्ति के पास है, तो तुरंत वो क्या करता, मूर्ति से उतार लेता और वहाँ पर फिर उसको दूसरा बैठा देता और वहाँ पर दूसरे फ्रेम को बैठा देता। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है, अब हवलदार साहब पान वाले की बात को सुनकर अब वो अपने से बात को समझे और वो अब सभी बातों को, सभी घटनाओं को अब वो एक के बाद एक बैठाते हैं, एक के बाद एक। वो अपने मन ही मन वो अब कहते हैं कि एक चश्मा वाला है। अब हवलदार साहब को बात क्या समझ में आई? वो अपने मन ही मन कहते हैं कि इसका मतलब एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। मतलब हवलदार साहब कह रहे हैं, हवलदार साहब मनी मन बात को समझ चुके हैं। अब वो समझ चुके हैं कि एक चश्मा वाला है जिसके पास चश्मे की एक छोटी सी दुकान है और वो चश्मा बेचते समय अगर उसके ग्राहक को वैसे ही चश्मा का फ्रेम पसंद हो जैसे कि मूर्ति के पास है, अर्थात सुभाष चंद्र की मूर्ति के पास है, तब वो अपने ग्राहक को जाने नहीं देता। वो ग्राहक को रुकवाकर वो नेताजी के आंखों पर से उसी फ्रेम को उतार लेता है और उतारने के बाद जब वो उतारता है तब वो क्या करता है, वो अवश्य क्षमा मांगते हुए नेताजी से उस चश्मे को उतार लेता है और बाद में वहाँ दूसरा चश्मा बैठा देता है और इस तरह से उसकी चलती रहती है। यहाँ पर हवलदार साहब एक बात से निश्चित हो गए मतलब कैप्टन चश्मा वाला जो है वो बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है। उसे बिना चश्मा वाले नेताजी की मूर्ति आहत करती है, अर्थात उसे तकलीफ देती है, क्योंकि नेताजी बिना चश्मे के अधूरे हैं। नेताजी का व्यक्तित्व बिना चश्मा का अधूरा है। इस बात से वो काफी क्या थे, मतलब इस बात से वो एकदम वाकिफ थे कि नेताजी का व्यक्तित्व चश्मा से ही पूरा होता है। नेताजी का व्यक्तित्व चश्मा के बिना अधूरा है। इसलिए वो अपनी छोटे से चश्मे की दुकान में से गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर हमेशा फिट कर देता था। अगर कोई ग्राहक कभी मांगता वैसा ही चश्मा तो वो वहाँ से उतार कर जरूर लाता था, लेकिन वो तुरंत वहाँ पर दूसरी चश्मा लगा देता था। मतलब हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाली के व्यक्तित्व को भी समझ चुके थे कि कैप्टन चश्मा वाला जो है उसके मन में नेताजी के प्रति आदर की भावना है।
नेताजी के प्रति उसके मन में मान सम्मान है, नेताजी को वो भक्ति करता है, नेताजी के बताए गए राहों पर और नेताजी के बताए गए उपदेशों को और नेताजी द्वारा दिए गए बिना चश्मे के नेताजी को देखने से कैप्टन को तकलीफ होती थी। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे नेताजी का व्यक्तित्व कम हो गया है, नेताजी का मान सम्मान कम हो गया है। तो हवलदार साहब इतना समझ चुके थे कि ये काम कैप्टन का है, कैप्टन चश्मा वाले का है। लेकिन भाई एक बात अब भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाला अब उत्तर देता है। जब नेताजी के चश्मे के बारे में पूछते हैं हवलदार साहब पूछते हैं कि भाई ये मूर्ति जब है तो मूर्ति के साथ तो चश्मे भी होना चाहिए। नेताजी का ओरिजिनल मतलब असली चश्मा कहाँ गया? मतलब नेताजी के साथ जो चश्मा होना चाहिए, इस मूर्ति के साथ जो चश्मा होना चाहिए, वो चश्मा कहाँ है? पान वाला अब तक भी दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। क्योंकि दोपहर का समय था तो अब उसके पास भीड़ उतनी नहीं थी, इसलिए वो सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे पा रहा था। अब फिर उसके इस प्रश्न को सुनकर, हवलदार साहब के इस प्रश्न को सुनकर पान वाले को फिर ये मजाकिया प्रश्न लगा और उसे मजाक सोचा। अब फिर वो आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि उसके मुंह में फिर से पान ठूसा होने के कारण मुंह बंद था और खुश होने के कारण, हंसने के कारण वो हंस रहा था। हंसने के कारण उसकी तोन जो है वो फिर थिरकने लगी। कत्थे की डंडी फेंक, कत्थे जो पान की जो थूक है उसे वो फेंका। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और वो सारे अपने पान जो है जो भी था उसके मुंह में उसके थूका। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कि मास्टर जो है जिसने इस मूर्ति को बनाया है उसने इसे बनाना, वो उसे बनाना ही। और वो मुस्कुराकर कहने लगा कि मास्टर बनाना भूल गया। और यही बात जो थी, इस बात को एक बार खुद ही हवलदार साहब सोच चुके थे। हवलदार साहब को मन ही मन ये धारणा थी कि ऐसा ही कुछ इस चश्मे के साथ, ऐसा ही कुछ इस मूर्ति के साथ हुआ। हम आगे देखेंगे। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए मजेदार, ये जो नेताजी का चश्मा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा को लगाना, नेताजी की मूर्ति पर से रोज चश्मे का चेंज हो जाना और वहाँ पे दूसरे चश्मे का बैठ जाना, तो ये सारी बातों को पूछ रहे थे हवलदार साहब। ये सारी बातों को पूछने से पान वाले को यह बड़ा मजा आ रहा था। पान वाले के लिए यह किस्सा बड़ी मजेदार थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चौंकाने वाली। हवलदार साहब हर बार आश्चर्यचकित हो जा रहे थे, यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मतलब हवलदार साहब इस प्रश्न को पूछने से पहले हवलदार साहब ये कुछ खुद भी ये सोच चुके थे कि अवश्य ही जो मूर्तिकार है, वो मूर्तिकार यहाँ पर जो चश्मा है या तो वो बनाना भूल गया था, या फिर वो पत्थर का चश्मा बनाया था वो टूट गया होगा, या फिर कांच का सही चश्मा बना नहीं पाया होगा। इस तरह की कुछ बातें वो पहले भी सोच चुके थे। तभी यहाँ पे लिखा गया है कि यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। चूंकि उस कस्बे में जो लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल था, उस कस्बे के विद्यालय का एकमात्र ड्राइंग टीचर, एकमात्र ड्राइंग मास्टर था जो था मास्टर मोतीलाल। तो वो एक बार सोच भी चुके, तो ये वही के वाकई कस्बे का अध्यापक था। तो ये लेखक को भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हो सकता है कि इस कस्बे के एकमात्र ड्राइंग मास्टर, उससे ही ये कहा गया हो। तो यहाँ पर ये बात एकदम सही है कि कस्बे का ही वो अध्यापक थे और वो मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल, उनसे ही ये मूर्ति बनवाई गई थी। तो बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वायदा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, वह निकल गया होगा। उफ। और अब जो हवलदार साहब हैं वो बहुत सारी बातों को सोचने लगे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वायदा तो कर दिया, मतलब जिस मास्टर से इस मूर्ति को बनवाया गया होगा, ठीक है, उसने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की वादा किया होगा और उसने कर भी लिया।
अपने वादा के मुताबिक उसने मूर्ति को बनाकर लगा भी दिया, मूर्ति बना भी ली। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए? लेकिन पत्थर का मूर्ति है तो चश्मा तो पत्थर का ही होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए कांच वाले या तैनी? अब हवलदार साहब सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकता है। हवलदार साहब ने चश्मा के न होने के कई कारणों को यहाँ पर वो देखते हैं। इन्हें अंडरलाइन कर लेना जरूरी है कि हवलदार साहब ने चश्मे के न होने के कौन कौन से कारण को सोचे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 3 कारण देखते हैं। पहला है कि पत्थर में पारदर्शी कांच का चश्मा कैसे बनाया जाए, ये कांच वाला तय नहीं कर पाया होगा, एक कारण ये था। दूसरा कारण है पारदर्शी चश्मा को कांच वाला शायद बना भी लिया था, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है कि कुछ और बारीक करने के चक्कर में टूट गया हो। यह था दूसरा चश्मा, ये था दूसरा। तीसरा है कि पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा, ठीक है, मतलब वो जुड़ा हुआ नहीं था। पत्थर के चश्मे को अलग से बनाया गया होगा और उसे नेताजी को जिस तरह से अभी पहनाया जा रहा है उस तरह से पहना दिया गया होगा, लेकिन वो बाद में निकल गया होगा, कहीं चला गया होगा, वो टूट गया होगा, तो वो अलग से बना हुआ चश्मा निकल गया होगा और वो नहीं है, ठीक है। ऐसे 3 कारणों को चश्मे के न होने के पीछे हवलदार साहब ने सोचा। हवलदार साहब को यह सब कुछ विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हवलदार साहब भी काफी भावुक व्यक्ति थे। हवलदार साहब काफी जगहों को घूम चुके थे। हवलदार साहब को देश की अवस्था मालूम थी, देश में रहने वाले लोगों की अवस्था मालूम थी कि आजकल देशभक्ति क्या है, कितना है नए पीढ़ी के लोगों में या नए पीढ़ियों में देशभक्ति कितना काम करता है, इत्यादि इत्यादि। और आजकल अपनी बात ना सोचकर निस्वार्थ भाव से कोई इस तरह से काम करता है, निस्वार्थ भाव से एक व्यक्तित्व के प्रति इतना प्रेम करना उन्हें आश्चर्य लग रहा था। नई पीढ़ी में भी स्वार्थ और अपने लाभ के सिवा और कुछ नहीं देखे थे। हवलदार साहब को देश की जनता से लेकर देश के राजनेताओं से लेकर और नई पीढ़ी के युवाओं तक में स्वार्थ ही स्वार्थ दिख रहा था। और वहां पर एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इस तरह से नेताजी की मूर्ति को निस्वार्थ भाव से नेताजी की मूर्ति को चश्मा लगाता है, यहाँ पर वो अपनी देशभक्ति को ही दिखाता है। तो ऐसे चश्मे वाले के प्रति हवलदार साहब उसके देशभक्ति के समक्ष अपने को नतमस्तक करते हैं और वे अपने जीप की ओर चले जाते हैं। उसी समय उनके ध्यान में, उनके मन ही मन एक बात आता है, उनके मन ही मन एक प्रश्न उठता है। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि यह व्यक्ति जो इस तरह से नेताजी के लिए अपने को लगाए रखता है, नेताजी के प्रति उसके मन में इतनी श्रद्धा है, तो क्या वो नेताजी का कोई साथी है या फिर वो आजाद हिंद फौज का कोई पुराना या भूतपूर्व सिपाही है? और इस प्रश्न के उसके मन में उठते ही वो जाकर पान वाले से पूछता है। उसके बात को सुनकर, उसके प्रश्न को सुनकर पान वाला क्या कहता है हम देखेंगे। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वह आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। जब उसने पूछा क्या वो आजाद हिंद फौज का, हवलदार साहब ने जब पूछा क्या वो आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था जो वो नेताजी के मूर्ति में चश्मा लगाता है, नेताजी के प्रति उसके मन में इतनी आदर भावना है, प्रेम भावना है, या फिर वो नेताजी का कोई साथी है क्या? तो उसके जवाब में पान वाला कहता है, पान वाला फिर मजाक करता है। पान वाला मजाक के स्वर में और व्यंग करते हुए कहता है कि अपनी लाल गाली रत्ती सी, मतलब वो मुस्कुरा कर कहता है कि अरे नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, अरे वो पागल है पागल। उसके कहने का अर्थ था कि वो पागल है, तभी वो नेताजी की मूर्ति को वो चश्मा लगाता है। इसका अर्थ है कि कैप्टन चश्मे वाले को, जो चश्मा वाला है,
वह एक अपाहिज व्यक्ति था, किंतु उसके मन में नेताजी के प्रति काफ़ी श्रद्धा की भावना थी। वह मनी मन वो नेताजी को वो श्रद्धा करता था, उसे सम्मान करता था, और इसका अर्थ है कि उसके मन में देशभक्ति की भावना भी भरी हुई थी। वो ऐसे महापुरुष को अपना नतमस्तक करता है, और वो ऐसे महापुरुष को अपना श्रद्धा दिखाता है और उसके व्यक्तित्व का पूरा ख्याल रखता है। इतना हवलदार साहब समझ गए थे, किंतु उसे उस कस्बे के लोग लंगड़ा इत्यादि कहकर चिढ़ाते भी थे। तभी तो पान वाला कहता है कि वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, वो पागल है, पागल। और पागल कहा जाता था कस्बे में, उसे लंगड़ा कहा जाता था। किंतु इतना अवश्य था कि कस्बे के लोगों के द्वारा ये कहे जाने पर भी, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी वो परवाह नहीं करता था। मतलब चश्मा वाला जो था वो उस बात को अनसुना कर देता था और अपने काम में लगा रहता था। इस बात को हवलदार साहब अच्छी तरह से समझ गए थे। उसने मजाक करते हुए ये भी कहा, पान वाले ने मजाक करते हुए ये भी कहा हवलदार साहब से कि वो लंगड़ा है, वो फौज में क्या जाएगा, पागल है, पागल। मतलब वो पागल है तभी तो ये काम करता है। अब जाओ उसी से बात कर लो कि वो फौज में था कि नहीं, आजाद हिंद फौज का वो भूतपूर्व सिपाही है कि नहीं, या फिर वो चश्मा वाला जो है वो नेताजी का कोई साथी है कि नहीं, और उसकी फोटो छपवा लो कहीं कि वो मूर्ति को इस तरह से चश्मा पहनाता है तो वो बड़ा आदमी है, महान आदमी है, लेकिन उसकी फोटो छपवा दो। ऐसे उसके बारे में मजाक करते हुए पान वाला कहता है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पहले मैं बताई हूँ कि हवलदार साहब भी अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्त थे। हवलदार साहब के मन में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। नेताजी के प्रति हवलदार साहब भी काफी सम्मान की भावना रखते थे, श्रद्धा की भावना रखते थे, और नेताजी के प्रति श्रद्धा की भावना अपने मन में जो भी रखता है उसके प्रति हवलदार साहब अपना नतमस्तक करते हैं, जैसे कि चश्मा वाला। तो उस चश्मे वाले अर्थात वो देशभक्त था, इतना हवलदार साहब समझ चुके थे। इस देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना, पान वाला उसे लंगड़ा कहता है, उसे पागल कहता है, तो इस तरह से एक अपाहिज देशभक्त का इस तरह से पान वाले के द्वारा मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को कतई अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब पान वाले के इस मजाक से काफी दुखी हुए। हवलदार साहब इतना भी समझ गए कि अकेला पान वाला ही उस पर मजाक नहीं करता है, उस कस्बे के और लोग भी उस पर मजाक करते हैं, लेकिन इससे चश्मे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह अपना काम करता रहता है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। अब तक वो सोचा था कि उसके पास एक चश्मे का छोटा सा दुकान है। अब वो उस व्यक्ति को देख भी लिया जो नेताजी की मूर्ति को चश्मा बदलता था, जो नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाता था। क्या देखा? कैप्टन चश्मे वाले, जिसको कैप्टन चश्मा वाला कहा जाता था, वो देखने में कैसा था? वो क्या था? वो एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा व्यक्ति था। मतलब एकदम वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं था, एकदम वो कमजोर सा व्यक्ति था, एकदम दुबला पतला सा व्यक्ति था। ठीक है, ये सारी पंक्तियां बहुत बहुत जरूरी पंक्तियां हैं। तो वो एकदम बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी थे और आंखों पर काला चश्मा था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची मतलब एक बक्सा, ठीक है, एक बक्सा, एक छोटी सी बक्सा, एक बक्सा था उनके एक हाथ में, और दूसरे हाथ में एक बांस थी, जिस बांस पर बहुत सारी चश्मे की फ्रेम टंगी हुई थी। और अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस को टिका रहा था। अब उसे देखकर हवलदार साहब अच्छी तरह से समझ गए थे कि उस बेचारे की अब अपनी कोई दुकान नहीं थी, वो फेरी लगाता था। मतलब उसका सामर्थ्य और कम निकला। अब तक वो उसे सीमित सामर्थ्य वाला एक छोटा दुकानदार समझ रहा था, हवलदार साहब उसे एक छोटा दुकानदार समझ रहे थे। किंतु अब तो जैसे उनकी होश ही उड़ गई कि ये बेचारा एक दुकानदार भी नहीं है, ये तो फेरी करता है, मतलब इसका सामर्थ्य और भी कम है। जितना सामर्थ्य वो सोचे थे, हवलदार साहब जितना समझे थे, उससे भी कम सामर्थ्य के निकले एक गरीब व्यक्ति। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। मतलब अब इनके मन में
क्योंकि हवलदार साहब जो थे वो भी काफ़ी देशभक्त थे, और एक देशभक्त जब दूसरे देशभक्त को समझ लेता है और दूसरे देशभक्त के बारे में एक देशभक्त को जब पता चलता है तो उस देशभक्त के प्रति इसके मन में भी प्रेम उमड़ने लगता है। धीरे धीरे हवलदार साहब को उस कैप्टन वाले के प्रति बहुत ही उसके मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति अब बहुत श्रद्धा थी। उसके मन में कैप्टन चश्मे वाले के संबंध में जानने की इच्छा पनप रही थी। वो उसके बारे में और जानना चाहता था कि ये कौन है, ये कहाँ से आया, इसका अतीत क्या है, इत्यादि इत्यादि। और ये सारे कुछ शायद पानवाला जानता था। तो हवलदार साहब अपने काम को भूलकर अब वो जो है एक के बाद एक प्रश्न उसके मन में आ रहा था और वो पूछ रहा था पानवाले से, पानवाला उसका उत्तर दे रहा था। अब उसके मन में अब प्रश्न आता है, हवलदार साहब के मन में अब ये प्रश्न उठता है कि उसे सब कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या उसका वास्तविक नाम कैप्टन है। हवलदार साहब जैसे इस प्रश्न को पानवाले से पूछते हैं, पानवाला अब कहता है कि भाई बहुत देर से मैं बहुत कुछ बता चुका, अब मैं आपसे एक और बात नहीं करूंगा। और वो एक भी बात करने को तैयार नहीं था, और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था क्योंकि उन्हें वो कस्बा छोड़कर कहीं और जाना था। कंपनी के काम से वो आए थे, वो तो नेताजी का पूछताछ करने यहाँ नहीं आए थे या कैप्टन की पूछताछ करने यहाँ पे नहीं आए थे। तो अब जो है कि काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। और इसी तरह से हवलदार साहब का पहला, दूसरा, तीसरा बार ये था। इस तरह से हवलदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे। जब भी वो उस कस्बे से गुजरते, उस कस्बे के चौराहे के पास जब भी आते, वो उतरकर वो पान खाते, उस नेताजी की मूर्ति को देखते, उसे निहारते, और वो हर बारी चश्मा बदला हुआ देखते। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, और कुछ नहीं हुआ तो कभी कभी धूप का चश्मा भी, अर्थात जिसे हम सनग्लास कहते हैं, वो तक भी मूर्ति को पहना हुआ देखते। कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वो जो रास्ता था, जिस रास्ते से होकर हवलदार साहब वहाँ से जाते थे, वो काफ़ी धूल वाला, मतलब वो सारा रास्ता पक्का रास्ता नहीं था। इस कारण वहाँ धूल भी बहुत उड़ती थी, और वो जो उनका जो सफ़र था वो बहुत बड़ा सफ़र था। तो उस पूरे सफ़र में अगर उन्हें कुछ आनंद देता था और उन्हें कुछ आश्चर्य दिखा सकता था तो वही कस्बे का चौराहे। जैसे ही कस्बे का चौराहे आने लगता, उनके मन में एक जैसे गुदगुदी सी होने लगती कि आज पता नहीं वो नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखेंगे। और जैसे पूरे सफ़र का आनंद वही कस्बे का चौराहा होता, क्योंकि वहाँ पे नेताजी की मूर्ति थी, और मूर्ति पर आज पता नहीं कौन सा चश्मा होगा, क्योंकि पूरे 2 साल के सफ़र में उन्हें कभी, पूरे 2 साल के ये जो सफ़र वो करते रहे, कस्बे से आने जाने का जो सफ़र वो करते रहे, कभी उन्हें काला चश्मा दिखता था, कभी उन्हें धूप का चश्मा दिखता था, कभी लाल चश्मा दिखता था, कभी चौकोर, कभी बड़े कांच वाला गोगो, मतलब कोई ना कोई चश्मा उस नेताजी की मूर्ति को अवश्य होती थी। और उनके मन में ये कौतुक बनी रहती थी कि आज पता नहीं वो कौन सा चश्मा देखेंगे। फिर एक बार तो इस तरह से उनका चलता गया, वो इस तरह से देखते और आगे निकल जाते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति, इसलिए वो क्या है, मैंने एक बार ऐसा हुआ कि अब देखते हैं कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। तो वो प्रश्न करेंगे, पान की दुकान से चौराहे पर रुककर पान की दुकान को जाते, वो पान खाते, पान वाले से बात करते। तो पान की दुकान भी उस दिन बंद थी। तो वो कोई प्रश्न, उनके मन में प्रश्न तो था कि भाई क्या बात है, क्या मूर्ति को चश्मा क्यों नहीं है। तो वो दुकानदार से तो पूछेंगे, पान वाले से पूछेंगे, पान वाले का दुकान भी बंद है। तो वो अपने प्रश्न को अपने मन में लेकर ही वो चले गए। साथ ही वहाँ पे और दूसरी दुकानें भी बंद थी कि वो किसी और दूसरे दुकान से भी पूछेंगे। चौराहे की अधिकांश दुकानें उस दिन बंद थी, तो वो निकल गए, क्योंकि वो हर 15 दिन के बाद आते थे। तो वो 15 दिन, अब फिर वो नहीं आएंगे, अब वो फिर 15वें दिन आएंगे। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब फिर जब दूसरी बार जब वो 15 दिनों के बाद जब वो आए, उस बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। और वो ही हवलदार साहब जो हैं वो हर बारी पान के दुकान में रुकते थे। तो इस बार भी वो पान के दुकान को रुके और पान वाले से वो पूछते हैं कि क्या बात है भाई, आज जो है तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है।
ये प्रश्न सुनते ही इस बार पान वाला उदास हो गया। अब हम देखते हैं कि पान वाला जो है वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आग पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। जब उन्होंने देखा कि वहां पर चश्मा नहीं है तो इस बार वो अपने कौतुक को और वो अपनी कौतूहल को और वो अब वो छुपा ना पाए। वो पूछ दिए कि क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। इस प्रश्न को सुनते ही इस बार पान वाला जैसे कि चश्मे वाले का वो मजाक करता रहता था, उसके बारे में उल्टी सीधी कहता रहता था, इस बार वो ऐसे नहीं था। इस बार वो काफी गंभीर था। वो काफी उदास हो गया इस प्रश्न को सुनते ही, और वो पीछे मुड़कर अपने मुंह के पान को थूक कर अपनी धोती के सिरे से वो अपनी आंखों को पोंछता हुआ, उसकी नम हो गई थी आंखें, आंसू के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, अपने नम आंखों को पोंछा और अपनी आंखों को पोंछता हुआ वो कहता है कि साहब कैप्टन मर गया। मतलब कैप्टन मर गया, अब इस मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा, इसलिए मूर्ति को चश्मा नहीं है। जैसे ही हवलदार साहब सुनते हैं कि कैप्टन मर गए, चूंकि कैप्टन एक देशभक्त था और उस कैप्टन के प्रति, उस देशभक्त व्यक्ति के प्रति हवलदार साहब के मन में भी काफी श्रद्धा थी, काफी आदर की भावना थी। हवलदार साहब भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो चुपचाप कुछ देर तक वहां खड़े रहे, उनसे और एक भी शब्द कहा नहीं गया। वो चुपचाप वो जीप में जाकर बैठ गए और वहां से चले गए। बार बार सोचते, और जीप से जब वो आगे बढ़े वो बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे अंडरलाइन कर लेना जरूरी। इसके आशय पूछे जाते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे थे वो बार बार सिर्फ सोचते गए। हवलदार साहब जब आगे बढ़ रहे थे वो अपनी जीप पर बैठे, जीप पर जाकर बैठ गए, वो आगे जा रहे थे और उस कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सोचते रहे। और वो सोचते हैं कि उस कौम मन, उस जाति का क्या होगा जो ऐसे देशभक्त पर मजाक करती है। उस कौम का क्या होगा, उस जाति का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर, होम देना मतलब जब हम यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, आग में सब कुछ हम जलाकर भस्म करके, जब आग में सब कुछ देने से वो होम जो होता है जिसमें सब कुछ वो भस्म बन जाता है, ठीक है। तो होम देने वालों पर, माने ऐसे व्यक्ति भी हमारे देश में हैं जो देश की खातिर अपने घर नहीं देखते, गृहस्थी नहीं देखते, अपनी जबानी, अपनी जिंदगी सब कुछ को होम देते, माने सब कुछ को त्याग देते, सब कुछ को जला देते, राख कर देते, ठीक है। और वैसे लोगों पर हमारे देश की जनता हंसती है, हमारी जाति हंसती है, मानव जाति हंसती है। ऐसी जाति का क्या होगा। बार बार हवलदार साहब इस बात को सोचते हैं और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हवलदार साहब को लगता है जो लोग ऐसे देशभक्तों पर हंसते हैं, ऐसे देशभक्तों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पागल का काम या पागल कहते हैं, या इस तरह से मजाक करते हैं, जिस तरह से पान वाले के साथ मजाक, चश्मे वाले के साथ मजाक हो रहा था, इस तरह से अगर मजाक करते हैं तो सच में ऐसा कर लोग अपने को बिकने के लिए अपने को ही बिकते हैं और अपने लिए मजाक बनाते हैं। और वो सच में काफी दुखी हो गए, उनका मन बहुत दुखी हो गया कि बहुत मुश्किल से तो देशभक्त इस देश में है, क्योंकि आज जहां भी देखो, जिस भी राजनेता को देखो, जिस भी व्यक्ति को देखो, सभी अपने स्वार्थ, अपने लाभ और अपनी भरपाई की ही सोचते हैं। न तो कोई दूसरे का सोचता है और न ही कोई किसी महापुरुष या किसी देशभक्त के द्वारा दिखाए गए राह पर ही चलता है। तो मुश्किल से ही आजकल ऐसे व्यक्ति मिलते हैं और वो भी नहीं रहे। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। हृदय स्थली में मतलब बीचों बीच। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। काफी यहाँ पर हम
हालदार साहब की भावनाओं को देखते हैं। अब जब अगली बार जब आ रहे हैं, जब 15 दिन के बाद जब वो अगली बार उस जगह से जा रहे हैं, हालदार साहब कस्बे के आने के पहले ही हालदार साहब के जैसे मन में, हालदार साहब को जैसे ये चेतावनी सा हुआ कि आज वो जो है कि कस्बे में रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें याद आया कि अरे चश्मा जो है वो तो क्योंकि उन्हें यह याद आया कि कस्बा जो है, कस्बे में तो चौराहे पर नेताजी की मूर्ति है, लेकिन नेताजी की मूर्ति पर तो चश्मा नहीं होगा। जैसे वो उस मूर्ति को देखेंगे, बिना चश्मे की उस मूर्ति को देखेंगे, तुरंत उन्हें याद आएगा कि कैप्टन जो इसे यहाँ चश्मा लगाता था, जो मूर्ति को चश्मा पहनाता था, उस कैप्टन की मृत्यु हो गई है और इस बात से उन्हें रहा नहीं जाएगा, उनका मन दुखी हो जाएगा। इसलिए वो पहले ही क्या किए कि वो पहले ही सोच लिए कि आज वो वहाँ रुकेंगे नहीं, पान नहीं खाएंगे और वो आगे चले जाएंगे। उसने पहले ही ड्राइवर से कह दिया और वो मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये सारी बातें को वो पहले ही सोच लिए कि आज उन्हें रुकना नहीं है, पान भी नहीं खाना है और मूर्ति की तरफ उन्हें देखना भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब ये बात असहनीय थी। सीधे वो निकल जाएंगे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि चौराहे पर बिल्कुल नहीं रुकना, गाड़ी आगे ले जाना, हम पान कहीं और खा लेंगे। उन्होंने सही सही बात को ड्राइवर से नहीं बताया कि उनके लिए असहनीय है, उस मूर्ति की ओर देखना उनके लिए असहनीय है, बिना चश्मे की उस मूर्ति को देखना उनके लिए असहनीय है, क्योंकि बिना चश्मे का मूर्ति उनको ये याद दिलाएगा कि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस बात को उन्होंने ड्राइवर से नहीं कहा। उन्होंने ड्राइवर को बताया कि आज बहुत काम है, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, पान आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आकर लपके। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आदमी जब आदत से मजबूर हो जाता है तो उसे वो तुरंत छोड़ नहीं पाता है। क्योंकि हवलदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे और हर बार उनकी दृष्टि उस मूर्ति पर होती थी, उस मूर्ति के चश्मे पर होती थी। उनको ये आदत सी हो गई थी कि चौराहे से जाते समय, कस्बे के चौराहे से जाते समय मूर्ति को देखना और मूर्ति के चश्मे को निहारना। इस बार भी वो इतनी बार अपने मन को समझा चुके थे कि इस बार वो मूर्ति की तरफ अपनी आंख उठाकर नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर थे। वो चौराहे आते ही उनकी दृष्टि मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन मूर्ति की तरफ उठते उन्हें जैसे कुछ दिखा, जैसे कुछ अलग सा है, कुछ अंतर सा है। मूर्ति में उनको कुछ अंतर समझ में आया और वो जोर से चीखे। जीप जो है, चूंकि ड्राइवर को ये चेतावनी दे दी गई थी कि उसे जीप रोकना नहीं है, स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करना है, तो जो है वो जीप तो चल रहा था, जीप तो स्पीड में था। तो हवलदार साहब ने जोर से चीखे, रुको रुको। लेकिन ड्राइवर जो है उसने जोर से, चूंकि उसे बोल दिया गया था कि उसे रोकना नहीं है, उसके चीखने पर ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। ब्रेक के मारते ही रास्ते से जो लोग जा रहे थे वो सारे लोग भी देखने लगे। जीप जैसे ही रुका, हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आ गए और मूर्ति की तरफ आकर ही जैसे वे अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे मतलब बांस, जो कच्चा बांस है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा था जो कि सरकंडे का बना हुआ था, जो कच्चा बांस है उसका बना हुआ था। उसे देखते ही हवलदार साहब समझ रहे थे कि यह काम किसी बड़ों का नहीं है, ये काम जैसे बच्चों का है। इसके पहले दोनों बार जब वो गए थे वहां पर चश्मा नहीं था, मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था, किंतु इस बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा था और वो भी पतले बांस से बच्चों के द्वारा बनाया जाने वाला चश्मा प्रतीत हो रहा था। काम देखते ही पता चल जाता है कि ये बड़ों का काम है कि बच्चों का काम है। तो यह समझ में आ रहा था कि अवश्य ही मूर्ति के बच्चे, जो नई पीढ़ी हैं, उनके द्वारा बनाया गया चश्मा है। हवलदार साहब काफी भावुक व्यक्ति थे। हवलदार साहब का हृदय भावनाओं से भर जाता है, हवलदार साहब का मन भर जाता है, हवलदार साहब का हृदय भर जाता है और वो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि कैप्टन जो है वो सच में इन बच्चों में इस बात को, इस देशभक्ति की भावना को
इस देशभक्ति की भावना से या इस कस्बे के बच्चों को प्रेरित करके गए हैं। कस्बे के बच्चे बचपन से ही देखते आए हैं, कस्बे के बच्चे अपने बचपन से ही देखते आए हैं कि कैप्टन जो है वो इस नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाता है। वहाँ के बच्चे भी जान गए थे कि नेताजी जो हैं वो बिना चश्मे के अधूरे हैं, नेताजी का व्यक्तित्व तो बिना चश्मा का अधूरा है। बच्चे में, वहाँ के बच्चों में भी जैसे ये बात एकदम समा गई थी कि नेताजी पूरे तभी होंगे जब उसमें चश्मा होगा। कैप्टन के द्वारा छोड़े गए काम को अब उस कस्बे के बच्चे करने लगे थे। हवलदार साहब इस बात को जानकर काफी भावुक हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जब सोच रहे थे कि देशभक्ति जो अब थोड़ी सी भी बची हुई थी वो भी अब इस कस्बे से समाप्त हो गई है, अब उनकी ये धारणा गलत निकली। अब वो काफी खुश थे कि इस कस्बे में देशभक्ति खत्म नहीं हुई है, इस कस्बे में देशभक्ति अब भी बची हुई है और वो बची हुई है नई पीढ़ी के द्वारा। कैप्टन के द्वारा किए जाने वाले सराहनीय काम का ही प्रभाव है कि ये सराहनीय काम जो वो नेताजी को चश्मा पहनाता आया है इतने दिनों से, इतने सालों से, इसका पूरा प्रभाव इस कस्बे के छोटे छोटे बच्चों पर अर्थात नई पीढ़ी पर पड़ा है। इस कस्बे की जो नई पीढ़ी है, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनमें ये बात बैठ गई है कि ये नेताजी है, नेताजी का मूर्ति है, नेताजी के मूर्ति के प्रति सम्मान करना चाहिए, नेताजी के व्यक्तित्व के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। और उसके इस अधूरे और छोड़े हुए काम को अब कस्बे के बच्चे करने लगे हैं। सरकंडे का बना छोटा चश्मा यही बता रहा था और इस बात को देखकर इससे हवलदार साहब काफी खुश हुए। अब उन्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि अब उन्हें यहाँ पर बिना चश्मे के नेताजी को देखना पड़ेगा। अब वो काफी आश्वस्त थे कि अब जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा रहेगा और ये जो काम है किस कस्बे के बच्चे करेंगे, नई पीढ़ी करेंगे। अर्थात इस कस्बे में से देशभक्ति का अंत नहीं हुआ है, बल्कि देशभक्ति जो है अब यहाँ देशभक्ति अब सभी में है, यहाँ के बच्चों में देशभक्ति आ गया है, मतलब देशभक्ति अभी बहुत दिनों तक रहेगी। तो ये है पार्ट जहाँ हम देखते हैं कि हवलदार साहब खुद भी एक देशभक्त हैं और उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ होता है जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। पान वाला जो है वो शुरू में तो देशभक्त नहीं था, पान वाला जो था उसमें इतनी भावना नहीं थी। वो पहले इस काम को, मतलब कैप्टन के द्वारा किए जाने वाले काम को वो मजाक करता था, उसे लंगड़ा कहता था, उसे पागल कहता था। किंतु जब कैप्टन नहीं रहा उस समय पानवाला समझ पाया कि कैप्टन का काम कितना बड़ा काम था। पानवाला उस दिन समझा कि वो सही था, ठीक है, मतलब जो कैप्टन है वो सही था। कैप्टन की देशभक्ति का वजन, कैप्टन की देशभक्ति को पानवाला उसकी मृत्यु पर समझा, मतलब कैप्टन की मृत्यु पर समझा। और पानवाला जो था वह बदल चुका था। अब उसके मन में उस कैप्टन के प्रति अर्थात चश्मे वाले के प्रति उसके मन में भी आदर की भावना थी, उसके मन में भी अब उसके प्रति सम्मान की भावना थी। तो हम इस पार्ट में देखते हैं कि ये पार्ट जो है सच में